हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस सारथी चैनल में। और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी मेंस को टारगेट करते हुए जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें बहुत सारे हिडन कंसेप्ट्स हैं और जिसके बारे में आपको एक विस्तृत जानकारी चाहिए, जिसके आधार पर एक आप बेहतर आंसर तैयार कर सकते हैं, आपके पास एम्पल फॉडर पॉइंट्स हो, उसको मैं लेकर आ रहा हूं। ये हमारी सीरीज जो है लगातार चल रही है और इसके आधार पर आप लोगों को जरूर ही आंसर राइटिंग में मदद मिल रही है, जैसा कि आपके फीडबैक से, रिस्पॉन्स से, कमेंट से पता चल रहा है। तो यहां पर आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं अपना टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस। ये रहा अभिनव_सर_बीपीएससी। आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है, इसे सर्च करना है और इससे ज्वाइन हो जाना है। आप जो भी आंसर लिख रहे हैं बीपीएससी को टारगेट करते हुए, उन आंसर्स को आप यहां पेस्ट करिए। मैं खुद उन्हें इवेलुएट करता हूं और उसके बाद मैं रिस्पॉन्स भी देता हूं। और लगातार लोग अपनी कॉपियां यहां अपलोड कर रहे हैं। इससे ये भी फायदा होगा कि जो भी आपके साथ के लोग हैं जो आंसर्स लिख रहे हैं, क्या कुछ लिख रहे हैं, ये भी आप समझ पाएंगे। प्लस आप खुद से एक आइडिया ले पाएंगे कि मुझे और कहाँ कार्य करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके मन में किसी भी तरीके की दुविधा है, कोई संकोच है, तो बेहिचक आप वहां पूछ सकते हैं अपनी एग्जाम तैयारी को लेकर। और मेरा यही प्रयास रहता है कि रेगुलर बेसिस पर मैं वहां पर आपके क्वेरी का रिस्पॉन्स दे सकूं। तो आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंपारण सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री में एक बहुत ही गजब का प्लेस ये होल्ड करता है। बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है और फेवरेट होने के पीछे का कारण है ये जगह चंपारण, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन जो है बिहार की धरती से है। तो बीपीएससी में बहुत बार चंपारण सत्याग्रह से सवाल पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते रहे हैं। जैसे कि कभी पूछ लिया गया कि चंपारण सत्याग्रह इज अ वाटर शेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इस बात को आपको स्पष्ट करना है, इलुसिडेट करना है। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, ये कैसे एक टर्निंग पॉइंट था, इस बात को आपको बताना है। या कभी पूछा गया डिस्क्राइब द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन बिहार। यहाँ पर 1917 ईयर बता दिया गया है ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए 38 मार्क्स की कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आपको फुल लेंथ आंसर इसके लिए लिखना है। या कभी सवाल पूछा गया व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह फॉर पीजेंट अपराइजिंग्स, कि ये जो आगे चल के किसान आंदोलन होते हैं, किसान विद्रोह होते हैं, जिसका परचम लहराते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, आगे चल के ऑल इंडिया किसान सभा वगैरह ही बनता है, प्रांतीय किसान सभा बनता है, सोशलिस्ट पार्टीज का उदय होता है। ये सब कुछ जब हो रहा था तो इसमें कितना बड़ा अहम रोल था चंपारण सत्याग्रह का, ये भी थोड़ा आपको जानना चाहिए। कभी बहुत पहले बीपीएससी ऐसे पूछा था डू यू अग्री विथ द व्यू दैट चंपारण सत्याग्रह वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था। तो यहां पर टर्निंग पॉइंट कह के सवाल पूछा गया और कभी ये सवाल पूछ दिया गया था वाटर शेड या निर्णायक मोड़ कह के। तो जो भी ये सवाल पूछे गए हैं बहुत ही लॉजिकल हैं, बहुत ही फैक्चुअल हैं, और अगर इनके बारे में आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है तो आप उसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स कहाँ गलती कर रहे हैं ये भी आप जरा जान लीजिए, तभी हम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पूछा गया है कि कॉज एंड रिजल्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन बिहार। तो जब ये पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे से उस पूरे सिस्टम को बताइए कि क्या कारण था, तिनकठिया सिस्टम था, किस तरीके से गांधी जी जाते हैं वहां पर, कोर्ट में क्या निर्णय लिया गया, कैसे आगे चल के कमेटी बनाई जाती है, गांधी जी उसके सदस्य होते हैं और फिर वहां पर कंसेशन की बात होती है। और इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी वैचारिक जीत थी, प्लांटर्स की हार थी और यहीं से एक नया डायरेक्शन मिला देश को। ये बहुत सिंपल सा सवाल है,
लेकिन जब क्वेश्चन ये वाला है जिसका नंबरिंग 2 है यहाँ पर कि चंपारण सत्याग्रह एक निर्णायक मोड़ था फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पर आपको चंपारण की उस कहानी में ही फंसे नहीं रह जाना है कि राजकुमार शुक्ला जी गए थे लखनऊ, गांधी जी को बुलाए थे, गांधी जी कोलकाता गए थे, कोलकाता शुक्ला जी पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि आप चलिए, और गर्मियों के दिन में 1917 अप्रैल में गांधी जी आते हैं, पटना के रास्ते आते हैं, उनके साथ में कृपलानी साहब रहते हैं, आचार्य कृपलानी रहते हैं, अनुग्रह बाबू रहते हैं, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। ये कहानी नहीं पूछा जा रहा है आपसे, आपको बताना है कि इसका आउटकम क्या रहा। चंपारण सत्याग्रह का विवरण जो है आप थोड़े शब्दों में दे दीजिए, आधे पन्ने में दे दीजिए, पौने पेज में दे दीजिए, 3/4 ऑफ अ पेज में दे दीजिए कि साहब यहां पर क्या बात थी। जब इस बात को आप रख देते हैं तो इसका काम खत्म हो जाता है। अब आपको आगे बताना है कि वे फॉरवर्ड, इससे क्या फायदे हुए, ये कैसे अभी तक के इंडियन स्ट्रगल्स से अलग था, क्या फायदा मिला, चंपारण अगर नहीं होता तो क्या होता, क्या जनता अपनी शक्ति को जान सकती थी, क्या भारत के लोग इससे पहले नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह, अहिंसा, इन सारी तरीके के जो भी फॉर्मूलाज थे उससे अवगत थे। और एक यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जो स्ट्रगल, ट्रस्ट और स्ट्रगल वाला जो एक पैटर्न था अपना, आगे कह लें कि पॉलिटिकल उनका जो एक पैटर्न था कि किसी भी मोमेंट को आप बहुत हाई पिच पर बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, तो जो एक स्ट्रगल का फेज होता है और स्ट्रगल के बीच में जो एक छोटा सा रेस्ट का पीरियड होता है उसको वो कंस्ट्रक्टिव फेज कहते हैं। यानी कि जब स्ट्रगल का फेज है फिर बीच में क्या है कि एक जो है ना शांत वाला फेज आ जाएगा और फिर स्ट्रगल शुरू होगा। तो ये जो फेज है ना इसको मैं रेस्ट ही लिख देता हूं सीधे, ठीक है। तो स्ट्रगल को इन्होंने कहा कि ये जो फेज होता है ये विध्वंसक होता है, विनाशकारी होता है और ये डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो ये डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन ये जो रेस्ट वाला फेज है ये कंस्ट्रक्टिव है। इसमें क्या है कि सकारात्मक कार्य किए जाएंगे जिसे कुछ अच्छा सृजन हो। इस फेज में महात्मा गांधी जैसे कि स्कूल खोलते थे, प्रौढ़ शिक्षा पर जोर देते थे, साफ सफाई, क्लीनिनेस, हाइजीन पर ध्यान देते थे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वहां पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम किया जाता था। जो समाज के सबसे निचले स्तर के लोग थे जिनको आउटकास्ट करके रखा गया था उनके उत्थान की बात करते थे, जिसके लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन शब्द यूज किया गया था। लेकिन अभी जिसे हम कहते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो जो भी कम इन समुदायों से लोग आते हैं उनके उत्थान में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो इसी फेज में होता था। तो महात्मा गांधी जब इंडिया आते हैं, चंपारण जाते हैं, चंपारण में भी वो ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहां पर भी स्कूल वगैरह खुलते हैं, ये सब कुछ हमें पता चलता है। ये सब कुछ जो है आपको बताना था। लोगों का भरोसा कैसे महात्मा गांधी जीतते हैं ये सब ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर कुछ आपके सामने विजुअल्स हैं, पहले इन्हें देख लीजिए। यहाँ पर लोगों को अप्रेस किया जाता था, कहा जाता था कि नहीं तुम फसल नहीं उगाओगे, खाने वाले अनाज नहीं उगाओगे, अपने जमीन पर जो है ना आपको नील की खेती करनी है या जो भी दूसरे कैश क्रॉप्स हैं, और इन्हें तैयार करने में बहुत ज़्यादा इफर्ट लगता था। फिर उन्हें इस तरीके से क्रश किया जाता था, फिर रात भर नाद में भिगोया जाता था, फिर नील तैयार होता था, बेचा जाता था। इंसान जो है वो झुलस के रह जाता था इसे तैयार करने में और उसके एवज में उसे सही कीमत नहीं मिलती थी। प्लांटर्स एक तरीके से दोहन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। और इतना ही नहीं, अगर कभी फेमिन आ गया तब भी वो कह रहे हैं कि रेंट बढ़ना चाहिए। इस तरीके की कुव्यवस्था थी। और जो सिस्टम कहते हैं 3 कठिया सिस्टम, कि 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा जो जमीन है उसके 3 कट्ठे में यानी 3/20 हिस्से में एटलीस्ट आपको नील की खेती करनी थी। तो ये तो इम्प्रूव्ड वर्जन था, ऐसा नहीं है कि हमेशा से 3 कठिया सिस्टम ही था। इसके पहले का जो वक्त था उस समय 5 कठिया सिस्टम चलता था, 5 कठिया सिस्टम, ठीक है। यानी कि 1 बीघा में भी मतलब कि 5 कट्ठे पर आपको खेती करनी थी नील की, ये बात कही गई थी।
लेकिन वहां पर जो 5 कट्ठा वाला सिस्टम था, इसका बहुत बगावत होने लगा और कुछ कुछ जो वहां के लोकल लीडर्स थे, जैसे कि शेख गुलाब हो गए या हरबंस सहाय जी थे, फिर मोहम्मद मुंशी साहब थे, या फिर संत रावत थे और लोमह सिंह थे, तो इन लोगों ने, लोमरह सिंह ने, इन्होंने बगावत किया पचकठिया सिस्टम का, और प्लांटर्स जो है आगे चल के 3 कठिया सिस्टम पर अग्री हो जाते हैं। लेकिन 3 कठिया सिस्टम जो है, एक तरीके से यहाँ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इस बात से कुछ जो किसान थे अभी भी खुश नहीं थे। उन्हें ये भी कार्य जो है इनह्यूमन लग रहा था, और लगना भी चाहिए, क्योंकि बहुत तरीके का ऑपरेशन वहां चल रहा था, लोगों को दबाया जा रहा था, ऑपरेस किया जा रहा था। और उसी में से एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, जो कि चंपारण क्षेत्र से आते थे, किसान लीडर थे, मुरली भरा हुआ गांव के निवासी थे। और ये जो कंसेशन दिया गया था उसे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और ये देखते हैं हम कि गणेश विद्यार्थी ने मेंशन किया है जो गांधी का वर्क है अफ्रीका में। तो गणेश विद्यार्थी का शायद आपने नाम सुना होगा। तो वही मतलब कि मतलब यहाँ पर पता चलता है शुक्ला जी को महात्मा गांधी के बारे में कि वो जो संत थे, अब वो भारत आ गए हैं, अब वो अफ्रीका में नहीं रहते हैं, और वो कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, भारत का दर्शन कर रहे हैं, भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अ, जब गांधी जी आते हैं तो उन्हें बहुत सारे इमिनेंट लोगों से जान पहचान होती है, वो आगे की कहानी है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 31st सेशन ऑफ कांग्रेस था। 31st सेशन कहाँ पर हुआ था ये? तो लखनऊ में 1916 में, दिसंबर 26 से लेकर दिसंबर 30 के बीच में ये हो रहा था। और इसी समय दो व्यक्ति चंपारण के क्षेत्र से, यानी कि पहले राजकुमार शुक्ला जी और दूसरे हुए संत राउत, जो पचकठिया सिस्टम का बगावत कर रहे थे, संत राउत वही व्यक्ति। ये दोनों लोग गांधी जी से मिलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि आप चंपारण चलिए, वहां के लोगों की दयनीय स्थिति को जानिए। लेकिन महात्मा गांधी इस क्षेत्र का नाम इससे पहले कभी सुने भी नहीं थे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और जो संत राउत हैं वो अमोलवा गांव के रहने वाले थे, और राजकुमार शुक्ला जी मुरली भरा हुआ गांव के रहने वाले थे। ठीक है। तो जब अब इसके बाद की पूरी ये पूरी जर्नी है, जब महात्मा गांधी फिर कोलकाता के रास्ते पटना, और पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी बेतिया को पहुंचते हैं, तो उनके साथ कुछ इमिनेंट लॉयर्स होते हैं, जैसे कि ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू रहते हैं, और भी लोग हैं जैसे आचार्य कृपलानी। ठीक है। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह बाबू दोनों लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ये कुछ कुछ फोटोज हैं जो कि चंपारण सत्याग्रह से हैं। काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ये अपने आप में तस्वीरें हैं, बहुत कुछ बयां करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। जब यहाँ जब यहाँ पर महात्मा गांधी आते हैं तो उनके साथ उनकी धर्म पत्नी भी आती हैं, कस्तूरबा गांधी आती हैं, और वो भी महिलाओं के सशक्तिकरण वगैरह पर बहुत सारे अभियान चलाती हैं। यानी वो कंस्ट्रक्टिव फेज जो है यहाँ भी ढूंढने का काम किया जा रहा है। और 1917 की ही बात है, और 1917 से 100 वर्ष बाद 2017, तो ये चंपारण का सत्याग्रह शताब्दी भी मनाया गया था। और ये सब डाक टिकट वगैरह देखिए, ये बहुत कुछ अपने आप में बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे महात्मा गांधी जी का ही स्टेटमेंट है, इट वॉज नो एग्जाग्रेशन बट द लिटरल ट्रूथ टू से दैट इन दिस मीटिंग विथ द पीजेंट्स आई वॉज फेस टू फेस विथ गॉड, अहिंसा एंड ट्रूथ। समझ रहे हैं कितनी महान बात यहाँ पर कह दी गई। इसी तरीके से महात्मा गांधी ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में यह भी लिखा कि चंपारण ही वो जगह है जहां पर मैंने भारत को समझा, मेरी वहां पर जान पहचान भारत से होती है, और ऐसा कह लें कि भारत की जान पहचान महात्मा गांधी से होती है। क्योंकि इससे पहले महात्मा गांधी के जो भी किस्से थे वो लोगों ने बस पढ़ा था या सुना था, क्योंकि वो पराये देश का कहानी था। यहाँ पर लोगों ने महात्मा गांधी के इस रूप को नहीं देखा था कि महात्मा गांधी के आने से किस तरीके का परिवर्तन पॉसिबल है, क्या हो जाता है।
तो यही कुछ काम की बातें हैं। और यहाँ पर जब महात्मा गांधी जी पहुंचते हैं तो वहाँ एक समन जारी कर दिया जाता है वहाँ के कह लें कि मजिस्ट्रेट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, कि अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट को नहीं छोड़ते हैं तो आप पर केस कर दिया जाएगा, या कह लीजिए कि केस कर दिया गया। और अगर आप इस जगह को छोड़ देते हैं, जो भी पहली गाड़ी यहाँ से ट्रेन गुजरती है उसे अगर आप इस जगह को छोड़ के निकल जाते हैं तो ये केस जो है आपका विथड्रॉ कर लिया जाएगा। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं आपके इस फैसले का बगावत करता हूं, मैं यहीं बना रहूंगा और आपको जो एक्शन लेना है आप मुझ पर लेने के लिए आजाद हैं। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी रुक जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि देखिए यही वो समय है जब आप मुझ में आस्था दिखाइए। तो मुझ में आस्था दिखाने का मतलब है कि आप सत्य और अहिंसा के मार्ग पर टिके रहिए। किसी भी तरीके का हिंसक गतिविधि जो है उसमें आपको संलिप्त नहीं होना है। इन केस आप संलिप्त होते हैं तो हमारा जो कॉज है वो कमजोर पड़ जाएगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। और कमाल की बात है कि जो ग्रामीण आबादी थी, गजब की सपोर्टर महात्मा गांधी की, सारे के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे उस संत से मिलने के लिए। और यहाँ पर पूरी की पूरी क्राउड जो है काफी पीसफुली गैदर हुई थी। और यहाँ पर पुलिस जो है महात्मा गांधी को जब कोर्ट में ले जाती है तो गवर्नमेंट वहां की क्या है उस समय की केस को विथड्रॉ कर लेती है और अलाउ करती है कि आप डिस्ट्रिक्ट में रह लीजिए। क्योंकि जब वो क्राउड को देखते हैं, लोगों के जज्बे को देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इस तरीके से अब अरेस्ट करना महात्मा गांधी को कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और ये एक छोटी सी जीत हो चुकी थी यहीं पर। आगे चल के बेतिया जो गांव है वहां पर हजारीमल धर्मशाला में महात्मा गांधी जी ठहरते हैं। और फिर वहां पर वो 8,000 अलग अलग कल्टीवेटर से मिलते हैं, उनके इश्यूज को समझते हैं, कारण को समझते हैं, समस्या के जड़ तक जाते हैं, सारी बातों को समझते हैं। और फिर वो कंक्लूड करते हैं कि ये प्लांटर्स जो है किस तरीके से शोषण कर रहे हैं, खून चूसने का काम कर रहे हैं। आगे चल के देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा जो लाया गया था बेसिक स्कूल का कंसेप्ट, जो मौलिक शिक्षा के लिए, तो जो फर्स्ट बेसिक स्कूल था, इस बात को आप बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं कैसे टर्निंग पॉइंट था। तो केवल फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं, एजुकेशन में कैसे टर्निंग पॉइंट था ये भी आप बता सकते हैं। या फिर जब क्वेश्चन आता है जब वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह पर और एजुकेशन इन बिहार, तो उसमें इस बात को आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट बेसिक स्कूल था वो महात्मा गांधी के द्वारा जो भारत में खोला गया, वो कहां पर खोला गया था, तो वो बरहरा 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 नामक या बरहरा लाखन सेन नामक गांव में खोला गया था, जो कि चंपारण से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। और आगे चल के 2 और बेसिक स्कूल खोले गए, +2 हो गए, यानी कि 3 बेसिक स्कूल वहां पर महात्मा गांधी उस समय खोल देते हैं। देखिए यानी कि महात्मा गांधी का कितना फर्म डिटर्मिनेशन, आप इस बात को समझिए कि स्ट्रगल है, चलता रहेगा, किसान के कॉज के लिए हम आए हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ ज्यादा जरूरी है कि जो लोगों के कॉज हैं उनको छोड़ के बाकी चीजों पर भी फोकस किया जाए। यहाँ के लोगों का उत्थान होना चाहिए, होलिस्टिक मैनर में उत्थान होना चाहिए। ये कितनी गजब की बात है। आज जब हम किसी एक काम को उठाते हैं तो केवल वहीं पर टारगेट करके रहते हैं कि चलिए अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है तो केवल एग्जाम, लेकिन ओवरऑल हम अपने होलिस्टिक गोल्स को नहीं ध्यान में रख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से 2 और यहाँ पर स्कूल खोले गए, जैसे कि एक खोला गया भीति हरवा, ठीक है, भीति हरवा नामक जगह पे खोला गया था। और वहां पर संत राउत ने इस स्कूल को खोलने में मदद की थी। और मधुबन में एक खोला गया था, ठीक है। तो अगर इस जगहों का आप नाम मेंशन कर देंगे तो इससे आपके आंसर को एक अलग डायमेंशन मिलेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारे स्कूल जो है, एक ये खुला नवंबर 1917 में, और ये आगे चल के जनवरी 17 1918 में ये दोनों स्कूल खुल जाते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि कैसे 3 बेसिक स्कूल वहां पर खुल गए बैक टू बैक। और वहां के लोग बहुत इम्प्रेस थे महात्मा गांधी को, जो भी ये सब पहली बार शब्द से सम्मानित किया गया, बापू कहा गया, पिता के रूप में, एक फादर फिगर के रूप में देखा गया, और संत राउत के द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी के वो महात्मा के तर्ज पर देखा जाने लगा था। ये सब कुछ जो है जिक्र मिलता है।
और आगे चल के जो भी बातें हुई, कमेटी ने जो निर्णय लिया कि ठीक है, एक यहाँ पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए, और जांच में महात्मा गांधी को एक पार्टी रखा गया, प्लांटर्स के तरफ से लोग थे, सरकार के लोग थे, और आगे चल के यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि हाँ, ये ऑपरेशन है, यहाँ लोगों को दबाया जा रहा है और इसको खत्म करने की जरूरत है। आगे चल के ये जीत होती है महात्मा गांधी की और वहां के लोगों की, वहां के लोगों का जो आस्था था, विश्वास था निष्ठा में, और जिस तरीके से लोगों ने इस ट्रूथ और नॉन वायलेंस को अपनाया था, उसकी जीत थी। आगे चल के वो जगह जो है कुछ सालों में प्लांटर्स से मुक्त हो जाता है, वहां जगह को छोड़ के प्लांटर्स चले जाते हैं। इतना ही नहीं, जब ये भी देखा गया कि मनमाने ढंग से टैक्स की वसूली की गई है प्लांटर्स के द्वारा, और उसे अब लौटाने का जब बात हुआ तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि चलिए आप साथ हम 25% कंसेशन पर एक सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ये महात्मा गांधी जी की एक बड़प्पन यहाँ पर देखने को मिलती है और लोग यहाँ पर अग्री करते हैं महात्मा गांधी के साथ। आगे चल के हम क्या देखते हैं कि मतलब कि ये सब कुछ है, चंपारण के लिए एग्रेरियन एक्ट वगैरह आ जाता है। अगर हम इस पूरे के पूरे स्ट्रगल के अगर हम क्रक्स को समझना चाहें तो आप क्या बताएंगे कि इंडिया में इससे पहले जो भी बहुत इमिनेंट पर्सनालिटीज थे, जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह का मैं जिक्र करना चाहूंगा, या फिर वोमेश चंद्र बनर्जी हुए, उस समय के जो भी लोग थे, या और पहले भी चले जाइए तो जैसे राजा राम मोहन रॉय वगैरह का दौर था, वो सारे लोग काफी क्वालिफाइड थे, काफी जानकार थे, बहुत सारे लैंग्वेजेस को पढ़े थे, जानते थे, और अंग्रेजों से अच्छी तरीके से बात भी करते थे, अपनी बात को रखते थे, और अंग्रेज उनके महानता को, उनके विद्वता को विश्वास में रखते थे। आगे चल के कांग्रेस वगैरह की स्थापना हुई, और यहाँ पर इस बात को समझा जाए कि ये सारे लोग मानते थे कि जो भी बातें हैं, जो भी सरकार के सामने बातों को रखना है, वो हम इंडिविजुअल बेसिस पर रखेंगे। वो कभी भी जनता के स्ट्रेंथ को समझे नहीं। उन्हें लगता था कि हम इंडिविजुअली जाके बात करेंगे, प्रेयर, प्रोटेस्ट और पिटीशन के माध्यम से अपनी बात को मनवा लेंगे। उनका मेथड गलत नहीं था, लेकिन वो लॉन्ग टाइम टेकिंग था। लेकिन यहां पर महात्मा गांधी जी ने जो एक नया एक्सपेरिमेंट किया, जहां लोगों ने अपने स्ट्रेंथ को समझा। इससे पहले भी जनता जो है रोड पे आई थी, स्वदेशी आंदोलन हो या फिर कह लें कि बाल गंगाधर तिलक के लीडरशिप में, लेकिन इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप उन्हें नहीं मिली थी। जो जनता एक तरीके से मंत्र मुग्ध हो गई थी महात्मा गांधी जी के प्रेजेंस में, इस बात को समझना है। और यही चंपारण की धरती जो है महात्मा गांधी को टैग देती है, एक नेशनल लीडर बना देती है। भारत के लोग अभी तक ये समझ रहे थे कि ये एक विलायती व्यक्ति हैं, भारत में आए हैं और थोड़ा बहुत भ्रमण कर रहे हैं। वो समझ गए महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का तरीका जो है वो इस धरती पर भी आजमाइश कर लिया गया, और इसका तो थोड़े दिन बाद रिजल्ट देखा गया कि उसके बाद खेड़ा में महात्मा गांधी जाते हैं, अहमदाबाद में जाते हैं, हर जगह जीत मिलती है। और यहाँ पर जो यूनिक मेथड था सत्याग्रह का, वो भी इंट्रोड्यूस हो सका था। और जो स्ट्रॉन्ग विल पावर की हम बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ट्रूथ की बात करते हैं, कॉरेज की बात करते हैं, वो सारे जो भी पहलू हैं ये हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। चंपारण सत्याग्रह से इस देश को बहुत सारे महान लीडर्स मिले, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी। इन लोगों का यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन पहली बार होता है। बड़े बड़े बैरिस्टर थे, जानकार थे, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में यहीं से जुड़ पाते हैं। इतना ही नहीं, बिहार का इंपॉर्टेंस जो है वो भी बढ़ जाता है फ्रीडम स्ट्रगल में। इससे पहले भी कुंवर सिंह का दौर था, बिरसा मुंडा का दौर था, सिद्धो कान्हो का दौर था, लेकिन ये एक नया दौर था, एक नया बिहार का यहाँ शुरुआत होता है, आगाज होता है। और जो भी आगे चल के किसान आंदोलन होते हैं, मजदूर आंदोलन होते हैं, भले वो मुंगेर के क्षेत्र में हो या फिर पूरे बिहार में हो, दरभंगा के क्षेत्र में हो, जो हम देखते हैं बकास्त आंदोलन, बड़हिया तान आंदोलन, इन सारे जगहों पर जो भी लोगों को प्रेरणा मिलता है वो हमेशा गांधी जी से और चंपारण के लोगों से, कि किस तरीके से वहां की जनता, वो जनता तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कितनी संयमित जनता थी, गांधी जी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किए और उसका उनको रिस्पॉन्स इतना कंस्ट्रक्टिव मिला। इस बात को बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं।
तो जमींदारी प्रथा, तिनकठिया सिस्टम, पचकठिया सिस्टम, आगे चल के सिंथेटिक डाई जैसे टर्म्स का, इंडिगो का प्रयोग, प्लांटर्स, कैश क्रॉप, ये सब कीवर्ड्स हैं जो कि आपके आंसर में जरूर ही होने चाहिए। और महात्मा गांधी जी का क्या रोल था, इस बात को आप कह सकते हैं लोगों में जागरूकता फैलाने का उन्होंने काम किया, जो भी दमनकारी प्लांटर्स के अगेंस्ट में। यहाँ पर चंपारण पीजेंट मूवमेंट चलाया गया गांधी जी के द्वारा 1917 1918 के दौर में, और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। भले ही ये शब्द नहीं दिया गया था उस समय, यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस देखने को मिला। इस बात को आप बता सकते हैं जब गांधी जी रिफ्यूज कर देते हैं इस जगह को छोड़ने के लिए, ठीक है। आगे चल के मोतिहारी कोर्ट में जब उनकी पेशी होती है तो पूरा मोतिहारी ही इकट्ठा हो जाता है महात्मा गांधी को कवर करने के लिए। सारे तस्वीर हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यही सब कुछ जो है स्ट्रॉन्ग करता है नेशनल मूवमेंट्स को, और लोग जो है इन चीजों से हमेशा गर्वान्वित महसूस करते हैं। दुनिया के लिए ये एक मिसाल कायम हुआ है। इस तरीके का ये एक्सपेरिमेंट है। और जब एक मीटिंग होती है ये गैट के साथ, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार उड़ीसा का हुआ करता था, और चीफ सेक्रेटरी जो उस समय का था मतलब उस व्यक्ति का नाम था HMC फर्सन करके। तो गांधी जी के साथ 5 जून को मीटिंग होती है रांची में, जो कि आज का झारखंड है। तो एक सेटलमेंट पर काम किया जाता है, एक मध्यस्थता होती है, जो इंक्वायरी कमेटी होती है। आप समझिए कि जो व्यक्ति विद्रोह कर रहा है, जो इन प्लांटर्स के अगेंस्ट है, जब एक कमेटी बैठती है इंक्वायरी कमेटी, उसमें महात्मा गांधी को जगह दिया जाता है। तो यहाँ पर यह समझ आता है कि महात्मा गांधी में ब्रिटिशर्स का भी आस्था था। वो महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा से एकदम रूबरू थे। वो जानते थे कि ये व्यक्ति एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कमेटी में रह के कुछ भी ये फर्जी नहीं करने वाले हैं, कुछ फर्ज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर ये वही बात रखेंगे जो ये लोगों से देखे हैं, वहां पर लोगों का जो भी कॉज है, जो भी इशू है, उसको जो उन्होंने देखा है, समझा है, वही बात करेंगे। आगे चल के हम देखते हैं कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 में आता है, ये एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अब जो सवाल था जिसकी हम बात कर रहे थे कि क्या ये एक वाटर शेड था, क्या ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्या ये एक निर्णायक बिंदु था, तो क्या आप सहमत हैं इस बात से कि एक निर्णायक बिंदु था? अभी तक तो सहमत आप हो ही गए होंगे। आप बता सकते हैं कि हाँ बिल्कुल था। यहाँ पर महात्मा गांधी का बिगिनिंग होता है, आगाज होता है। बापू, महात्मा जैसे शब्दों से महात्मा गांधी को नवाजा जाता है, तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। यहां से हम देखते हैं कि जो यूथ्स थे, जो आम लोग थे, वो महात्मा गांधी से जुड़ते हैं, और ये फिर एक इस तरीके से दौर चलते जाता है जब तक कि हमें आजादी नहीं मिल जाती है। क्विट इंडिया मूवमेंट तो बहुत बाद में चला, इसके पहले नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत, सिविल डिसोबीडियंस, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट करते करते महात्मा गांधी का हमेशा से ये लोगों में अब जो है भरोसा हो गया, और लोग एकदम मानते थे महात्मा गांधी को, एक फादर फिगर के रूप में देखते थे। यहाँ पर मास मूवमेंट एरा की शुरुआत होती है, इस बात को कह सकते हैं। और कांग्रेस जो है, जो अब तक इलीट लोगों का केवल क्लब था, उसमें भी देखा गया कि कंसेशनल टिकट ला दिया गया, जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस में शामिल कराया जा सके। यानी कि अब मासेज के स्ट्रेंथ को समझा जा चुका था। कांग्रेस भी जो है अब लोगों को ऐड कर रही थी, तो जो रजिस्ट्रेशन फी थी उसमें भी भारी कमी ला दी गई थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ एक अच्छा खासा हमें डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलता है उन सारे वर्क्स का। इस बात को आप रिपीट कर सकते हैं। और ये जो सत्याग्रह शब्द है, भले ही पहली बार रॉलेट एक्ट के समय यूज हुआ, लेकिन उसका प्रयोग तो पहले हो चुका था। और जो भी आगे स्ट्रगल्स हुए, उसका जो बीज है, सीड जो है, वो यहीं पर पड़ा था। इस बात को भी आप अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट है, इस बात को आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं। जो भी यहाँ पर फैक्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इन चीजों को रख सकते हैं। और यही से इंस्पायर्ड होके लोग जो हैं आगे किसान आंदोलन करते हैं, मजदूर आंदोलन करते हैं, कांग्रेस से जुड़ते हैं, कांग्रेस में अपनी आस्था को दिखाते हैं। और जो एक कंसेप्ट आता है वननेस का, इससे पहले क्या है कि लोग अपने राज्य को, अपने स्टेट को एज अ नेशन देखते थे, लेकिन वो सिनेरियो भी अब चेंज होता हुआ नजर आने लगा था। ये भी जरूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप मैप वर्क कर सकते हैं। मैप पर इन जगहों को आप प्रस्तुत कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये चंपारण कहाँ है,
जरूरत पड़े तो खेड़ा, अहमदाबाद वगैरह, तो यहाँ पर इस तरीके से इंडिया के मैप में आप चंपारण के लोकेशन को दिखा सकते हैं। या फिर अगर बिहार का मैप आप ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से इस पूरे एरिया को आप अच्छे से हेज कर देंगे और बता देंगे कि ये चंपारण का क्षेत्र है। यहाँ पर आप बेतिया को दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप मोतिहारी को दिखा सकते हैं। इस एरिया को आप हेज करके जरूर ही दिखा सकते हैं। और ये किस तरीके से यहाँ पर महात्मा गांधी का जो मैंने एक कंस्ट्रक्टिव फेज वाला आपको फेज बताया उसका भी आप जिक्र करिएगा, तो आपके आंसर को एक अलग डायमेंशन देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आप एक बेहतर आंसर अब लिख सकते हैं। अगर आप आंसर लिखते हैं तो आप मुझे जरूर यहाँ पर भेजिए टेलीग्राम पर अभिनव_सर_बीपीएससी पर। मैं आपके आंसर्स का इवेल्युएशन करूंगा और उसमें जो भी फीडबैक मुझे लगेगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।